जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ सबल 30 के वीकली टेस्ट संख्या 39 में जुड़ रहे हैं। आज दिनांक है 21 जून 2020 और आज का पेपर तैयार किए हैं पीयूष कुमार जी। अब ध्यान देंगे आप कि हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा था भारत एक नहीं दो राष्ट्र है? तो ध्यान देंगे, इस बात को कहना सर्वप्रथम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, लेकिन इसकी संपूर्ण व्याख्या मोहम्मद इकबाल ने की थी। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न को और थोड़ा सा प्रश्न को जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी। उत्तर है कोलकाता में। अब ध्यान देंगे यहां से, अब इसका आंसर हुआ कोलकाता और बात आई है नारी उत्थान की। ठीक, तो ध्यान देंगे कि जो तरुण स्त्री सभा थी, इसका उद्देश्य था कि जो 19वीं सदी में नारी का उत्थान है उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए जाएं और इसी के तहत तरुण स्त्री सभा का गठन कलकत्ता में किया गया। एक वर्ड और भी आप बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलता होगा, शारदा एक्ट। तो ध्यान देंगे कि शारदा एक्ट बना 1930 में और यह कानून किस लिए बनाया गया? तो इसमें जो महिला की शादी की उम्र सीमा है वह 14 वर्ष तय की गई कि 14 वर्ष से अगर कम की महिला की शादी होती है तो वो कानूनन जुर्म है, और पुरुष की उम्र सीमा जो है वो 18 वर्ष तय की गई। तो शारदा एक्ट भी आप ध्यान रखेंगे और तरुण स्त्री सभा भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? उत्तर है धौलावीरा। अब धौलावीरा की बात आई है तो धौलावीरा से जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो हम देखते हैं। ध्यान देंगे कि धौलावीरा का जो क्षेत्र है वो कच्छ का गुजरात आप देख रहे हैं वही है। ठीक है, एक बात और भी ध्यान देंगे कि इसकी खुदाई जो हुई थी वो 1990 के समय में हुई थी और खुदाई कराई किसने थी? तो RS बिस्ट ने। अक्सर पूछता है जो उत्खनन करते का नाम, तो RS बिस्ट ने इसकी खुदाई कराई। कहाँ पर है यह जगह? तो आपने देखा कि गुजरात कच्छ, और नदी अगर पूछ दे तो लूनी नदी के तट पर। ठीक है, एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि जो धौलावीरा का निर्माण है ये चकोर या आयताकार पत्थरों से हुआ है, जबकि अन्य जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं उनका निर्माण कच्ची या पक्की ईंटों से हुआ है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि धौलावीरा सिंधु घाटी का मुख्य व्यापारिक केंद्र था। ठीक, और यही वजह है कि इसे कुबेरपतियों का महानगर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। दीर्घ निकाय किस पिटक का भाग है? उत्तर है सूत पिटक। तो ध्यान देंगे यहां से आप कि हमने जैसे देखा है कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक जिसको त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब जैसे देखिए पिटक दीर्घ निकाय की जो बात की है वो त्रिपिटक के सूत पिटक में है और इस सूत पिटक में कुल 5 इस तरह के निकाय की बात कही गई है। आइए हम उन 5 निकायों को रिवाइज करते हैं। तो पहला हो गया दीर्घ निकाय, दूसरा हो गया मध्यम निकाय, तीसरा हो गया संयुक्त निकाय, चौथा हो गया अंगुत्तर निकाय और 5वां हुआ खुदक निकाय। इसमें अंगुत्तर निकाय आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि अक्सर पूछता है कि बौद्ध धर्म के किस निकाय से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो यहां से अक्सर आपने वो प्रश्न देखा होगा कि उसका उत्तर होता है अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो आप अंगुत्तर निकाय को ध्यान रखेंगे और अंगुत्तर निकाय किसके अंतर्गत आएगा? सूत पिटक। और दीर्घ निकाय भी किसके अंतर्गत है? सूत पिटक। बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। हर्ष और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान देंगे कि इसका मिस्टेक से ऑप्शन है ही नहीं इसमें, तो इसका आंसर होगा 612 ईस्वी। तो आप ऑप्शन को सुधार लेंगे, चूंकि यह PDF हाथ से लिखा हुआ था इसलिए एडिटिंग पॉसिबल नहीं थी। बढ़ते हैं अपने आज के 6ठे प्रश्न की तरफ। वानर सेना और मंगरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? ध्यान देंगे आप कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंध है किसका? वानर सेना का और मंगरी सेना का। अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात आई है तो इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उन पे नजर डालते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 6 अप्रैल 1930। ध्यान देंगे आप कि सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का रीजन क्या रहा? तो
सविनय अवज्ञा का मतलब कि हम आपकी किसी बात को विनम्रता पूर्वक उल्लंघन करते हैं। ठीक, इसमें हुआ क्या कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने जो उनके फॉलोअर्स थे, टोटल उनकी संख्या थी 78, अपने साबरमती आश्रम से उन 78 लोगों के साथ 385 किलोमीटर की दूरी तय करके 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुंचे, तो दांडी जगह पे पहुंचे जो समुद्र के पश्चिमी तट पे बसा हुआ। ठीक, और वहां पर जो अंग्रेज नमक कानून बनाए थे, उन्होंने ये नमक कानून बनाया था कि आप स्वयं नमक नहीं बना सकते, उनके द्वारा बनाए गए नमक ही आपको परचेज करने होंगे। तो इस धारणा को तोड़ करके और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को इवोपेरेशन के तरीके से नमक बनाया और उनके नमक कानून का विरोध किया। ठीक, और धीरे धीरे यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो पूरे देश में फैल गया, जो कि ब्रिटिश नहीं चाहते थे। बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। मुंबई त्रिक में कौन शामिल थे? तो ध्यान देंगे, मुंबई त्रिक में बदरुद्दीन तैयबजी जो हैं वो इस ऑप्शन से शामिल थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना जो है वो एनी बेसेंट ने किया था। ध्यान देंगे कि सेंट्रल हिंदू स्कूल यानी CHS, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1898 में। आगे चल करके एनी बेसेंट ने मदन मोहन मालवीय के हाथों में सौंप दिया और वही चल के आगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से ख्यात हुआ। 1915-16 के लगभग इसको सरकार के अधीन कर दिया गया और फिर वहां से इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपने हिसाब से इससे देखरेख करने लगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित है? ध्यान देंगे, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन असम से संबंधित है। अब बात असम की आती है तो असम से जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उन्हें हम जानने का प्रयास करते हैं। असम की राजधानी आपको पता है दिसपुर, और वर्तमान में वहां के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि जो असम की स्थापना हुई थी या फिर गठन हुआ था वो 26 जनवरी 1960 को हुआ था। असम से सटने वाले जो राज्य हैं या देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो असम से 2 देश की सीमा लगती है, एक भूटान और दूसरा बांग्लादेश, और इससे जो करीबी इसकी सीमा से जो सटे हुए राज्य हैं वो ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, उसके बगल में आप पाएंगे नागालैंड, उससे नीचे मणिपुर और सबसे नीचे मिजोरम, और मिजोरम से आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो मेघालय हो गया। ठीक है, एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि असम का जो हाईकोर्ट है वो है गुवाहाटी हाईकोर्ट। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि असम में एक पार्क है काजीरंगा पार्क, जो फेमस है किसके लिए? एक सिंग वाले गेंडे के लिए, और ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में रिपीट किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। जहांपना नामक चौथी दिल्ली किसने बसाया? तो ध्यान देंगे आप कि आपने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक का, और मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? तो यह गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, और इसने ही 1325 ईस्वी में आदिलाबाद किले का निर्माण करके जहांपना नगर की स्थापना की। और इस तरह से ध्यान देंगे कि टोटल 7 बार दिल्ली को बसाया गया है। ठीक है, जिसमें चौथी बार किसने बसाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया। ठीक है, एक और किस तरह से बसाया? तो इसने स्थापना की किसकी? जहांपना किला की। और ध्यान देंगे यह कहां है? तो राय पिथौरा और सीरी के बीच यह बसाया गया। ठीक है, इसे दिल्ली का चौथा नगर कहते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। भारत ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित किया गया? उत्तर है 1926 ईस्वी, सॉरी उत्तर है 1926 ईस्वी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था। क्या था? स्वामी विरजानंद। एक बात इंपॉर्टेंट फैक्ट है विरजानंद से कि इन्हें मथुरा के अंधे गुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो मथुरा के अंधे गुरु के नाम से हम किससे जानते हैं? दयानंद सरस्वती के गुरु विरजानंद को। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत कब आया था? तो ध्यान देंगे कि चंगेज खां की मृत्यु जो है वो 1227 ईस्वी में हो चुकी थी, और 1227 से पहले इसमें एक ही ऑप्शन है, कौन सा? 1221 ईस्वी। तो 1221 ईस्वी में चंगेज खां भारत आक्रमण के लिए आया था। लेकिन इससे पहले चंगेज खां एक बार और भारत आया था इल्तुतमिश के समय में। क्यों आया था? कि वो मंगबरनी का पीछा कर रहा था, और मंगबरनी सिंध के रास्ते भारत पहुंचा इल्तुतमिश से सहायता लेने के लिए। लेकिन उसी समय चंगेज खां ने एक खबर भिजवाया
कि अगर आप मंगबरनी की सहायता करते हैं तो मैं भारत को विध्वंस कर दूंगा। इस वजह से इल्तुतमिश ने चंगेज खान से कोई पंगा नहीं लिया और क्या मंगबरनी की कोई सहायता नहीं करी। इस तरह से चंगेज खान वापस लौट गया और चंगेज खान उस समय भारत में कोई आक्रमण के उद्देश्य से नहीं आता, लेकिन 1221 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खान था वो आक्रमण के दृष्टिकोण से आया था और बहुत ही लूटपाट विध्वंस मचाया भी था, जिसमें बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ने का भी कार्य किया गया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। पिंडारियों का उन्मूलन किसने किया? तो उन्मूलन का मतलब होता है कि उनकी समाप्ति किसने की। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंगस, जिसका यहां सिर्फ हेस्टिंगस कहा गया, तो जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंगस थे उसने पिंडारियों को उखाड़ फेंकने का काम किया। अब बात जब लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंगस से आती है तो इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो हैं वो हम जानने का प्रयास करें। सबसे पहला फैक्ट्स कि यह बंगाल का आखिरी गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल था। ध्यान देंगे, यह बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल और प्रथम गवर्नर जनरल था। इसका मतलब कि बंगाल के गवर्नर का पोस्ट वॉरेन हेस्टिंगस के बाद समाप्त कर दिया गया और यहां से क्या हुआ, गवर्नर जनरल का पोस्ट आने लगा। ठीक, और ये कब से कब तक रहा था? तो इसकी 1773 से 1785 ईस्वी तक इसका टर्म भारत में रहा। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि इसी ने बंगाल में द्वैध शासन खत्म किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी इसी के समय में आया। ठीक है, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जब हम पढ़ेंगे तो वहीं मिलता हमको कि बंगाल के गवर्नर का पोस्ट खत्म करके और गवर्नर जनरल का पोस्ट लाया गया। 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इसी के समय में हुई और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के समय में हुआ तथा 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी के समय में आया। ठीक है, एक फैक्ट और भी इससे रिलेटेड देखते हैं कि यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया। भ्रष्टाचार का महाभियोग लगा करके और इसे वापस बुला लिया गया, लेकिन फिर आगे चल के 1795 ईस्वी में यह बाइज्जत बरी हो गया और 1814 ईस्वी में प्री काउंसिलर बनाया गया। ठीक, और इसी के समय जो राजा थे वो कौन थे? जॉर्ज तृतीय थे। ठीक, तो कभी कभी यह भी पूछ देता है कि इनके समकालीन वहां के राजा कौन थे, तो क्या आंसर हो जाएगा? जॉर्ज तृतीय। बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न की तरफ। ध्यान देंगे, प्रसिद्ध नाटक मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? उत्तर है महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन प्रथम। तो ध्यान देंगे कि यह जो नाटक लिखा हुआ है मत विलास, वह किस भाषा में लिखा हुआ है? तो संस्कृत भाषा में इसे लिखा गया। किस चीज पर? इसका टॉपिक क्या रहा था? तो जो उस समय के धार्मिक आडंबर रहे थे उसी पर यह नाटक बनाया गया था तथा जो बौद्ध भिक्षुक थे उस समय के, उन पर भी कटाक्ष इस नाटक में दिखाया गया। मुख्यतः जो बौद्ध भिक्षुक शाक्य थे, ठीक, उन पर कटाक्ष इस नाटक मत विलास में किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। सिरोको स्थानीय पवन किस देश में बहती है? उत्तर है इटली। अब ध्यान देंगे कि इटली की जो करेंसी है वो क्या है? तो इटली की करेंसी पहले हम लीरा पढ़ते थे, अभी वर्तमान में क्या है? यूरो है। ठीक है, एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि मैं आपसे एक प्रश्न यहां छोड़े जाता हूं कि इटली के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे बताएंगे। और इटली से रिलेटेड एक फैक्ट और भी आप ध्यान दें कि इटली में दो प्रमुख नदी है, एक टाइबर नदी और एक पो नदी। एक टाइबर नदी और एक पो नदी, और जो टाइबर नदी है उसी के तट पर बसा हुआ है कौन शहर? इटली की राजधानी रोम। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि इटली की राजधानी रोम किस नदी के तट पर है? आंसर होगा टाइबर नदी। बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की तरफ। माल्टा किस सागर में अवस्थित है? उत्तर है भूमध्य सागर। अब एक फैक्ट यहां से आप ध्यान देंगे कि भूमध्य सागर और आपने सुना होगा एक नाम लाल सागर, इन दोनों को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? उत्तर होगा स्वेज नहर। साथ ही साथ जो भूमध्य सागर है इसे धरती के बीच का सागर भी कहते हैं। और बात आई थी माल्टा की, तो माल्टा की राजधानी कहां है? वलेता। कहां है? वलेता। और माल्टा की जो करेंसी है वो क्या है? यूरो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो बाघ रिजर्व जो है वो ओडिशा में, इस ऑप्शन के अनुसार, सॉरी, यहां ऑप्शन के अनुसार
ओडिशा राज्य में बाघ रिजर्व है। अब बात आती है जब बाघ रिजर्व की, तो उससे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं ये ओडिशा में किस पार्क में है या फिर कहाँ है या कौन सा अभ्यारण्य है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे आप कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो ओडिशा में के अंगुल जिले में स्थित है और वहीं पर ये क्या है, बाघ रिजर्व अभ्यारण्य है। ठीक है, अब बात जब ओडिशा की आई है तो ओडिशा के गवर्नर वर्तमान में कौन है, गणेशी लाल, और चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक। ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग, और आधुनिक ओडिशा की जो स्थापना हुई वो 1 अप्रैल 1936 को हुई, क्योंकि कलिंग का इतिहास बहुत पुराना माना जाता है और ये भी माना जाता है कि 261 ईस्वी में जो सम्राट अशोक थे वो काफी रक्तपात हुई थी और कलिंग का युद्ध हुआ था। इसके बाद उन्होंने रक्तपात से आहत होकर के और बौद्ध धर्म अपना लिया था और उन्होंने प्रण लिया कि आगे मैं कोई रक्तपात वाला युद्ध नहीं करूंगा। ठीक, तो अगर ओडिशा का इतिहास देखें कलिंग के तौर पे तो बहुत पुराना है, लेकिन जब भारतीय राज्यों का गठन हो रहा था उस स्थिति में अगर देखा जाए तो आधुनिक ओडिशा जो है वो 1 अप्रैल 1986 को स्थापना किया गया और यही वजह है कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और एक फैक्ट और भी यहाँ से है कि हीराकुंड बांध जो कि ओडिशा के महानदी में है, ओडिशा राज्य के महानदी पर स्थित है, यह विश्व का सबसे लंबा मिट्टी बांध है। ध्यान देंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी बांध है जो महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पे स्थित है। अब जब बात चिनाब नदी की आई है तो ध्यान देंगे कि चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से बर्फ पिघलने की वजह से निकलती है। ठीक, और इस दर्रे के दक्षिण की तरफ बहने वाली जो नदी, जो इस दर्रे के दक्षिण की तरफ बहने वाला पानी है या जल है उसको चंद्र नदी के नाम से जानते हैं। और आगे चलकर एक और नदी मिलती है जो भागा के नाम से मिलती है। ठीक है, और यही चंद्र और भागा मिलकर के आगे एक कंबाइन नदी बनाते हैं चंद्रभागा, और यही वजह है कि हम चिनाब को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं। और आगे चल करके यही चिनाब सिंधु की सहायक नदियों में शामिल हो जाती है और भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो यह भारत और पाकिस्तान तक ही सीमित है। ठीक, तो भारत से पाकिस्तान तक यह जाती है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर यह जो बांध है सलाल जल विद्युत परियोजना, इसकी ऊंचाई है 118 मीटर और यह है कहाँ, तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 20 की तरफ। इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? उत्तर है केरल। अब केरल की बात आई है तो सबसे पहले केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन, और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, और वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है? तो मलयालम है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि केरल को राज्य का दर्जा कब मिला? जैसे ओडिशा को मिला 1 अप्रैल 1936 को, वैसे ही केरल को 1 नवंबर 1956 को राज्य का दर्जा मिला। अब केरल से जो सटे राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो केरल एकदम साउथ में चले जाएगा, सबसे नीचे है। ठीक है, और इसके जैसे आप नीचे का मैप देखेंगे इंडिया का, तो आपके लेफ्ट साइड में यानी जो आपका लेफ्ट हैंड होगा उधर केरल है। ठीक है, और राइट हैंड देखेंगे तो उधर है तमिलनाडु, और ऊपर में देखिएगा तो कर्नाटक है। ठीक, तो केरल से सटे हुए सिर्फ 2 राज्य हैं, ऊपर में कर्नाटक और बगल में तमिलनाडु। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 21 की तरफ। मैगलन जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? ठीक है, तो उत्तर है अर्जेंटीना और चिली। किसको? अर्जेंटीना और चिली। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों को अलग करती है। और अगर आपसे कभी कभी प्रश्न बना ले कि किस महासागर को अलग करती है, तो प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को अलग करती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 22 की तरफ। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहां स्थित है? ठीक है, उत्तर है नागपुर। उत्तर है नागपुर। ठीक है, अब एक बात ध्यान देंगे कि जो केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान है, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो होता है NEERI। ठीक है,
तो NEERI का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म दे करके और आपसे पूरा नाम पूछ दिया जाता है, तो इससे आप ध्यान रखेंगे। अब यहां से एक बात और भी ध्यान देंगे कि जो नागपुर है वो कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और इस तरह से महाराष्ट्र के सीएम कौन हुए? उद्धव ठाकरे। और वहां के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। लेकिन इससे पहले यहां बात आई थी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की। रोल क्या है इसका? तो यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के संबंध से एक व्यवहारिक अनुसंधान बना करके, ठीक है, और इन दोनों के सुझाव से क्या बेहतर किया जा सकता है इस पर वर्क करता है, ठीक। और इसके ऑनरशिप के तौर पे कौन है? तो ध्यान देखिए कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के ऑनरशिप में इसका कार्यभार देखा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 23 की तरफ। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को पानी सतलज और व्यास नदी से मिलता है, ठीक है। अब बात आई है इंदिरा गांधी नहर की। तो इंदिरा गांधी नहर से रिलेटेड फैक्ट्स जानते हैं। ध्यान देंगे कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो हरिके बैराज से निकाली गई है, ठीक है। और हरिके बैराज कहाँ है? तो यह सतलज नदी और व्यास नदी पर बना है, ठीक है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि यही वजह है कि सतलज नदी और व्यास नदी से किसको पानी मिलता है? इंदिरा गांधी को, ठीक। लेकिन शुरुआत में इंदिरा गांधी नहर को इंदिरा गांधी नहर के नाम से नहीं जान करके राजस्थान नहर के नाम से जानते थे, क्योंकि इस नहर का जो उद्घाटन है वो 31 मार्च 1958 को हो चुका था, ठीक है। लेकिन 1984 में जब इंदिरा गांधी की अपनी सरकार रही तो उस समय इन्होंने क्या करा कि इसका नाम बदल करके और इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया, ठीक है। और इस तरह से राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाने लगा। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि राजस्थान में मसीता वाली एक जगह है हनुमानगढ़, ठीक है। वहीं से यह राजस्थान में प्रवेश करती है, चूंकि यह दो राज्यों में बहती है, एक पंजाब और एक राजस्थान। तो राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा लंबाई है, लगभग 450 के लगभग में, और बाकी पंजाब और थोड़ा सा हरियाणा में भी है। तो वहां देखें तो 150 के लगभग में, 137 या 150 के लगभग में, 150 किलोमीटर के लगभग में बस इसका रेंज है, ठीक। तो यही वजह है कि यह राजस्थान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और राजस्थान में जो इलाके बंजर हो चुके थे उनको भी अच्छा प्रोडक्टिविटी देने की वजह से इसे राजस्थान की जीवन रेखा या मरु गंगा भी कहा जाने लगा। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो ध्यान देंगे मसीता वाली हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। और राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर को। मरुगंगा किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 24 की तरफ। ध्यान देंगे कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो स्थित है वो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 25 की तरफ। पश्चिम यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? उत्तर है गल्फ स्ट्रीम। क्या है? गल्फ स्ट्रीम। अब गल्फ स्ट्रीम से संबंधित जो छोटी छोटी बातें वो जान लेते हैं कि उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक महासागरीय गर्म जलधारा है। कैसी है? यह एक महासागरीय गर्म जलधारा। कभी कभी पूछता है कि जैसे बहुत सारा स्ट्रीम दे देगा, ठीक, और पूछेगा कि कैसी धारा है ये, तो कोई कोई ठंडी जलधारा होती है और कोई कोई गर्म जलधारा, जैसे लेब्राडोर ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, ठीक। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि कौन गर्म जलधारा और कौन ठंडी जलधारा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 26 की तरफ। दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तर है एशिया के जो ईरान है, एशिया के अंतर्गत आने वाला जो ईरान जगह है वहीं पर दस्त-ए-लूट मरुस्थल है। अब एक बात आप ध्यान देंगे कि यहां पर दो चीजें फेमस है, ठीक। एक तो दस्त-ए-लूट मरुस्थल और दूसरा भी एक मरुस्थल ही है लेकिन उसका नाम है दस्त-ए-कबीर। तो हो सकता है कि इस बार दस्त-ए-लूट आपसे पूछा गया हो, अगली बार आपसे दस्त-ए-कबीर पूछ दिया जाए। तो ईरान की ये दो फेमस मरुस्थल दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लूट, ठीक है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि ईरान के मरुस्थल में एक चलने वाली हवा का नाम क्या है? तो ईरान के मरुस्थल में चलने वाली हवा जो उसको हम कहते हैं सोस्टन। कौन सी हवा? सोस्टन हवा। और यह हवा लगभग 120 दिन की अवधि लेकर के चलती है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 27 की तरफ।
अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो अंधी घाटियां जो हैं वो कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। कहाँ? कार्स्ट प्रदेश में। तो सबसे पहली बात कि कार्स्ट प्रदेश है क्या, ठीक। तो हम कार्स्ट प्रदेश को कार्स्ट स्थलाकृति भी कह सकते हैं। होता क्या है, यह एक प्रकार की भू आकृति होती है जो सरलता से घुलने वाले चुनास्मी सैलों से विकसित होता है। और यही वजह होता है कि ये सरलता से घुल जाते हैं और ये जो चुनास्मी सेल होते हैं उसमें अंदर ही अंदर एक दूसरे से लिंकिंग लाइन बन जाता है और एक दूसरे से लिंकिंग रास्ता बन जाता है। यही वजह है कि इसे हम अंधी घाटियों के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह कहाँ पाई जाती हैं? तो कार्स्ट प्रदेश में पाए जाते हैं। कार्स्ट प्रदेश किसे कहते हैं? तो जो चुनास्मी सैलों से बने क्षेत्र हैं उनको हम कार्स्ट प्रदेश कहते हैं, ठीक है, या कार्स्ट स्थलाकृति के नाम से भी उसे हम जानते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 28 की तरफ। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? उत्तर है विशाखापट्टनम। क्या होगा? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 29 की तरफ। विश्व का प्रसिद्ध डोन पास कोयला किस क्षेत्र में है? उत्तर है यूक्रेन, ऑप्शन ए, ठीक है। अब बात यूक्रेन की आई है तो यूक्रेन की राजधानी पूछ सकता है आपसे। यूक्रेन की राजधानी है कीव और वहां के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? पेट्रो पोरोशेंको। कौन है? पेट्रो पोरोशेंको, ठीक है। और वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है? वोलोडिमिर ग्रोथेसमन। कौन है? वोलोडिमिर ग्रोथेसमन, ठीक है। और करेंसी क्या है? रिवनिया। क्या है? करेंसी है रिवनिया। और एक बात अभी आप ध्यान देंगे कि यह दुनिया का 46वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? दुनिया का 46वां सबसे बड़ा देश है, जबकि यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? यूक्रेन है। जो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन और दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है, यूरोप का सबसे दूसरा बड़ा देश यूक्रेन और दुनिया का 46वां सबसे बड़ा देश यूक्रेन है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 30 की तरफ। नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर है असम, ठीक है। और असम के बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा की तो आप वहां से वो फैक्ट लिख लेंगे। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 31 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण उल्लेख किया गया? उत्तर है अनुच्छेद 50, ठीक है। अब अनुच्छेद 50 से संबंधित जो फैक्ट्स हैं हमारे संविधान में उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले यह लिया कहां से गया है इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक, ठीक है, फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। और उन्होंने कहा क्या था कि राज्य की जो शक्ति है वो कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका में बांट देनी चाहिए, जिससे होगा क्या कि राज्य को सर्व अधिकारवादी होने से बचा जा सकता है। अर्थात एक बहुत सारा पावर अगर एक ही आदमी के पास हो जाए तो वो डिक्टेट करने लगेगा और वो व्यक्तिगत तौर पे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पाएगा। यही वजह उन्होंने कहा कि सबको, न्यायपालिका को, विधान पालिका को और कार्यपालिका को अलग अलग कर देना चाहिए, एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं होने देना चाहिए, जिससे कि राज्य सर्वाधिकारवादी से होने से बचेगा और किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकेगी। और इस बात को, जिसे मॉन्टेस्क्यू ने कहा, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान ने अपने संविधान में जगह दिया और उसके बाद भारत में भी अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन हमें मिलता है। लेकिन भारत के संविधान में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है, ठीक, और संसदीय लोकतंत्र होने की वजह से कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरह से अलग नहीं हो सकती। रीजन क्या है? क्योंकि कार्यपालिका जो है ध्यान देंगे, कार्यपालिका विधायिका से ही चुन के आती है। हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है वो कहाँ से चुन के आती है? विधायिका से। इस वजह से ये पूरी तरह से पार्शियलिटी के साथ नहीं हो सकते, ठीक। अब एक बात और भी ध्यान देंगे इसके आगे, तथा जो कार्यपालिका है वो निचले सदन के प्रति उत्तरदायी भी होती है। यही वजह है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, जबकि न्यायपालिका जो है वो हमारे यहाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और इसी चीज का वर्णन करते हुए अनुच्छेद 50 में लिखा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पूर्ण रूप से अलग होने का वर्णित दिखता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 32 की तरफ।
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो लोकसभा भंग करने की क्षमता अनुच्छेद 85 के तहत है। ठीक है, अब अनुच्छेद 85 में क्या है उसे जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कि जैसे आपको पता है कि भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 3 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 4 36 से लेकर 51 तक। ठीक, उसी तरह से जो भाग 5 है उसके अंतर्गत यह अनुच्छेद 85 आता है। ठीक है, और एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक, संसद के सत्र को वो अपने सुविधा अनुसार जगह देकर के, समय देकर के बुला सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ उसके सत्रावसान, ठीक, वो कभी भी उसकी समाप्ति या फिर कभी भी बुलाने का अधिकार उनके पास रहेगा, और उसको विघटन करने की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद 85 के तहत ही। अब आइए जो कुछ नोट फैक्ट हैं उसको देखते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को अपने स्वेच्छानुसार अधिवेशन में बुला सकते हैं, या फिर चाहे तो वो संयुक्त सदन भी बुला सकते हैं या अलग अलग भी बुला सकते हैं। साथ ही साथ वो चाहें तो संयुक्त भाषण भी दे सकते हैं सदन का, या फिर दोनों सदनों में अलग अलग भी भाषण दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी है कि जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा चुनाव के बाद जब प्रथम सत्र शुरू होता है, या फिर प्रत्येक वर्ष, जैसे आपको पता है कि लोकसभा के तहत हर 5 साल पे चुनाव होता है, लेकिन हर 5 साल पे थोड़ी हिसाब किताब दिया जाता है, वो तो वित्त वर्ष या जो कुछ भी होता है हर साल भर पे होता है। ठीक, तो हर साल भर के बाद वो जो प्रथम सत्र होता है वर्ष का, या फिर जो आखिरी सत्र होता है, ठीक, इन दोनों का जो अभिभाषण देते हैं वो कौन देते हैं? हमारे राष्ट्रपति ही देते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न संख्या 32 की व्याख्या आपके सामने हमने रखा। बढ़ते अपने प्रश्न संख्या 33 की तरफ। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो यह बना था 1971 में, लेकिन यह काफी विवादित कानून रहा। ठीक, तो हो सकता है कि यह हमारे प्रश्न के लिए बनाया जा सके। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा MISA, या उसे हम लोग मीसा भी बोल देते हैं, ठीक, जिसका फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक, और यही मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 के तहत, ठीक, इसे आंतरिक सुरक्षा का रूप देकर के यह कानून बनाया गया। ठीक, लेकिन भारतीय संसद के द्वारा इसे विवादास्पद कानून बताया गया। रीजन क्या था कि 1975 से 77 के दौरान देश में इमरजेंसी लगी। ठीक, और इस दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी उनके विपक्षी लोग थे, जो भी उनके विपक्ष में बोल रहे थे, सभी को धड़ल्ले से जेल में डाले जा रही थी, जिसके तहत लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन 2 साल के दौरान में। ठीक, अब एक बात और भी ध्यान देंगे, यही वजह रहा कि 1900 तथा मास लेवल पे जो उनके सुपुत्र संजय गांधी थे, उन्होंने नसबंदी भी कराई थी। ठीक, इन सभी चीज़ों को देखते हुए देश में एक अलग माहौल बना, और जो छोटी छोटी उस समय की पार्टीज थी वो मिल करके चुनाव लड़ी, और 1977 में जो चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सरकार गिर गई। और इस तरह से स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और वो सरकार किसकी मानी जाती है? तो जनता पार्टी की सरकार बनी। ठीक, और वहीं से जो प्रधानमंत्री चुने गए सबके बीच से वो थे मोरारजी देसाई। लेकिन बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर के चूंकि सरकार बनाया था, तो वो बहुत ज़्यादा दिनों तक चला नहीं, और सरकार 1980 जाते जाते टूट गई। फिर से जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ही सत्ता में आई। ठीक है, लेकिन जब 1977 में कांग्रेस की सरकार गिरी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए, तो इन्होंने जो मीसा एक्ट लगाया गया था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 के तहत, ठीक, उसे इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 34 की तरफ। किसने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों हैं? उत्तर है मैकाइवर। ये सब वन लाइनर चीजें, इनको आप रट डालें, क्योंकि कोई भी किसी का कहा हुआ कथन है तो उस पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 35 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? उत्तर है 51। तो अनुच्छेद 51 में वर्णन है किसका? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ जो कुछ एक
ध्यान देंगे आप कि अनुच्छेद 51 और ये 36 अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक आता है किसके अंतर्गत, भाग 4 के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। ठीक है, संघीय या फिर यहीं पे एक वर्ड और भी दे सकता है केंद्रीय। ठीक, तो चाहे केंद्रीय मंत्री परिषद का है या फिर संघीय मंत्री परिषद का है, आपका उत्तर होगा लोकसभा के प्रति। ठीक है, अब जब बात यहां पे आई है तो 2-3 अनुच्छेद में आपको रिपीट करा देता हूं। ठीक, जैसे संसद, ठीक, सबसे पहले बात संसद की होती है, तो संसद के गठन की बात कही गई अनुच्छेद 79 में। ठीक है, यानी 79 में। उसके बाद हम बढ़ते हैं तो उच्च सदन के तौर पे जानते हैं हम राज्यसभा को, ऊपरी सदन कौन है, राज्यसभा। तो राज्यसभा अनुच्छेद, राज्यसभा के गठन की बात अनुच्छेद 80 में कही गई। और निचली सदन के नाम पे हम जानते हैं लोकसभा को, जो कि भंग भी हो सकता है लेकिन राज्यसभा कोई भंग नहीं होता, तथा राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है और हर 2 वर्ष पे 1/3 जो उसके प्रतिनिधि हैं वो हटाए जाते हैं और 1/3 नए चुने जाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा की जो गठन की बात कही गई वो अनुच्छेद 81 के तहत कही गई। अब ध्यान देंगे कि राज्यसभा में जो टोटल सीट है वो 245 है, जिसमें 233 तो चुन के जाते हैं लेकिन 12 को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। ठीक है, और लोकसभा में भी क्या है कि टोटल 545 सीटें हैं लेकिन 543 का चुनाव होता है और 2 क्या होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं वो 2, और जो ये 12 हैं वो कौन होते हैं, तो ये अपने क्षेत्र में जो विशिष्ट ख्याति प्राप्त लोग हैं इनको जगह दिया जाता है राज्यसभा जाने का। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 37 की तरफ। ठीक है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं, तो चुनाव से 48 घंटे पहले। ठीक है, चुनाव से 48 घंटे पहले सभी तरह के चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 38 की तरफ। विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ठीक है, तो जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है वो ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है, अगले प्रश्न संख्या 29 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो जो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना हुई वो हुई 21 मार्च 1985 को। ठीक है, और इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखिए ये जो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक है इसका शॉर्ट फॉर्म है IRBI, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 40 की तरफ। यहां सिर्फ समाधान लिखा हुआ है, इसका पूरा शब्द है किसान समाधान योजना का संबंध किससे है। ठीक है, तो पूरा प्रश्न है किसान समाधान योजना का संबंध किससे है, उत्तर है कर विवाद से। ठीक है, क्या उत्तर है, कर विवाद से। अगले प्रश्न संख्या 41 की तरफ बढ़ते हैं। TRIFED यानी ट्राइफेड की स्थापना कब की गई, तो ट्राइफेड की स्थापना जो है वो की गई 1987 में। अब ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है, तो द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई 1987 में। हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब पीपल, यानी जो ट्राइब लोग हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक दोनों विकास के बारे में काम करना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 42 की तरफ। ठीक है, हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी, उत्तर है राज कृष्णा। क्या है, राज कृष्णा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 43 की तरफ। अवमूल्यन आयात को क्या बनता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी अवमूल्यन होगा तो उस स्थिति में आपके पैसे का वैल्यू कम हो जाएगा, यानी कि आप पैसा ज्यादा पे करेंगे तो सामान आपको कम मिलेगा। जैसे आज 10 रुपए में अगर आधा केजी चीनी मिलती है, ठीक, तो जब अवमूल्यन आ जाएगा तो वही आधा केजी चीनी क्या होगा, 20 रुपए का मिलेगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि चीनी महंगा हो गया है। क्यों, क्योंकि आपके जो पैसे का वैल्यू है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, यही वजह है कि अवमूल्यन के दौरान वस्तु का मूल्य आपको लगता है कि बढ़ गया है, तो उस दौरान होता क्या है कि आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। अगली प्रश्न संख्या 44 की तरफ बढ़ते हैं। न्यू शेकल
किस देश की मुद्रा है, ठीक है। तो न्यू शेकल जो है वो है इजराइल की मुद्रा। कहां की है? इजराइल की मुद्रा है, ठीक। अब ध्यान देंगे आप कि यहां पे 3-4 जो ऑप्शंस में इनके भी हम मुद्रा की चर्चा कर लेते हैं। जैसे केन्या की मुद्रा क्या है? केन्यान शिलिंग। बेलारूस की क्या है? तो बेलारूसियन रूबल। और यूक्रेन की क्या है? तो यूक्रेनियन हेरेविनिया, ठीक है। और इजराइल की क्या है? अभी अभी आपने देखा, इजरायली शेकल, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 45 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? ध्यान देंगे, यहां पर आपको फंसाया जा सकता है, ठीक। मैंने कहा है लेखा वर्ष क्या है, तो लेखा वर्ष जो है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक है। लेखा वर्ष अलग होता है, वित्तीय वर्ष अलग होता है। अगर वित्तीय वर्ष क्या था तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता, लेकिन लेखा वर्ष का है इसलिए उत्तर होगा 1 जुलाई से 30 जून तक, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 46 की तरफ। ध्यान देंगे, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है, ठीक। तो जनहित याचिका जो है वो आप उच्चतम न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय में भी दोनों में दायर कर सकते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। ए और बी दोनों में। अब देखिए जनहित याचिका है क्या, तो जैसे आप कहीं किसी को लेबर, किसी बच्चे को मजदूरी करते हुए देखते हैं, बाल श्रम हो रहा है, ठीक, उसके पढ़ने की उम्र है लेकिन वो कहीं कारखाने में लगा हुआ है, तो उस चीज पे जरूरी नहीं है कि विक्टिम ही जाके कहे कि मुझे समस्या है। आप देख रहे हैं और आप समाज का उत्थान चाहते हैं तो आप भी जाकर के उसके खिलाफ जनहित याचिका डाल सकते हैं कि इसके हित में जो कुछ भी किया जाना है वो न्यायालय देखे, ठीक। और वो आप याचिका चाहे उच्चतम न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में, दोनों में से कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक बात अभी आप ध्यान देंगे कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि यह संवैधानिक है नहीं है, ठीक। तो ध्यान देंगे कि जो जनहित याचिका है भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं है, ठीक है। बस ये है क्या, तो उच्चतम न्यायालय यानी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनका एक संवैधानिक व्याख्या है, ठीक। उनका जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते इसको, उनका अपना एक संवैधानिक व्याख्या या एक्सप्लेनेशन या कोर्ट कहें, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के तहत यह एक व्याख्या मात्र है, ठीक, न कि इसका संविधान में वर्णन है और न ही इसके लिए इस मतलब किसी कानून में इस बात को परिभाषित की गई है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 47 की तरफ। भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, ठीक। तो भारत में कार्यपालिका का प्रधान होगा राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। अब जब बात राष्ट्रपति की है तो इससे इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले कि राष्ट्रपति के लिए जो अनुच्छेद हैं, ठीक, वो 52 से शुरू होता है। तो अनुच्छेद 52 में सबसे पहले कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति की बात कही गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की बात कही गई है। और अनुच्छेद 56 में जब चले तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई, कितने समय के लिए होंगे। 58 में देखें तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की योग्यता क्या होनी चाहिए। 61 में देखें तो राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर वो इलीगल करते हैं तो उनको डायरेक्ट तो हटाया नहीं जा सकता, तो उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिससे महाभियोग की प्रक्रिया कही जाएगी। तो अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति या फिर सजा कम करने की शक्ति या फिर उस सजा को टालने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। जैसे किसी की भी सजा माफ करनी हो 100%, या फिर उनकी सजा में कुछ कटौती करनी हो, या फिर सजा जैसे कल होनी हो उनको टाल देना हो, तो इसकी क्षमता राष्ट्रपति के अंतर में निहित है और वो है अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की व्याख्या अनुच्छेद 87 में की गई है। और एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि संसद के 17वां से संबंधित, जो कि मैंने पीछे अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहा था, तो संसद के 17वां की बात कही है अनुच्छेद 123 में। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है, ठीक, कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांगने के लिए फ्री हैं। किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वो सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। अगर उनकी मर्जी होगी तो वो सलाह मानेंगे और मर्जी नहीं होगी तो वो सलाह नहीं मानेंगे, और वो है अनुच्छेद 143, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 48 की तरफ। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा
वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ठीक है, तो इसका उत्तर है 102वां संविधान संशोधन के तहत। अब बात जब संविधान संशोधन की है तो इसको भी एक नज़र में देख लेते हैं। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है, ठीक। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि संविधान संशोधन की स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो परमिशन, ऐसा नहीं है कि वो रोक सकते हैं, अगर वो दोनों सदन से पास हो गया तो उनको सिग्नेचर करना उनके लिए बाध्य हो जाता है। जबकि और कोई मसला हो तो उस स्थिति में वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 111 के तहत अगर कोई बात दोनों सदन से पारित करके ऊपर भेजा गया हो तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, जो कि फिर पुनः 14 दिनों के बाद उनके पास पहुंचता है। लेकिन संविधान संशोधन के मामले में अगर दोनों सदन से पास हो गया हो तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना मस्ट हो जाता है, ठीक। और इस तरह से जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें पहली बार संशोधन जो है वो 1951 में हुआ, ठीक। कब हुआ? 1951 में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन और भी हमसे पूछता है, इसलिए उसका चर्चा कर लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन। क्यों? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और इसमें हुआ क्या कि इसके तहत व्यापक बदलाव किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जोड़ी गई हैं। जबकि एक संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ, ठीक। और इसके तहत लोकसभा और विधानसभा की पहले अवधि होती थी 6-6 साल की, ठीक, जिसको घटा करके और कर दिया गया 5 साल। तो यह प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है, ठीक। तो यह कब किया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। या फिर जो कुछ भी चीज़ें हटाई गई हैं वो हटाने का प्रोसेस 44वां संविधान संशोधन है अक्सर, और जो कुछ भी चीज़ें जोड़ी गई हैं वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत, ठीक है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद अगर कोई हो जाए तो उसको सुलझाने की जो अधिकारिता प्रदान की गई वो भी 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ही किया गया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन और भी पूछता आपसे, और वो है 52वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1985 में, ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि जो राजनीतिक दल थे वो कभी उछल कूद के उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, ऐसा भी हुआ कि एक ही दिन में एक ही सदस्य 3-3 पार्टी छोड़ा। इस चीज से लेकर सरकार में जो राजनीतिक स्थिरता थी वो नहीं बन पा रही थी, और यही देखते हुए 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून लाया गया, ठीक। और अब यह नियम रख दिया कि अगर किसी पार्टी का 1/3 सदस्य एक साथ अगर पार्टी छोड़ना चाहता है तब तो वो लीगल है, लेकिन इसके अलावा अगर ऐसा करता है कि कोई एक सदस्य बार बार इस पार्टी से उस पार्टी में करता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ठीक। और अब तक कुल 124 संविधान संशोधन हुए हैं, तो जो हाल ही के संविधान संशोधन है उन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी जो पीछे के संविधान संशोधन है उनमें से यही 42वां, 44वां या 52वां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 49 की तरफ। किसने कहा था कांग्रेस एक याचना संस्था है? तो आपने नाम सुना होगा बिपिन चंद्र पाल का, उन्होंने यह बात कहा था। रीजन क्या था कि कांग्रेस 2 गुट में बढ़ चुका था, एक बुजुर्गों का गुट और एक युवाओं का गुट। जो युवा थे वो गर्म दल के रूप में जाने जाते थे और जो बुजुर्ग थे वो नरम दल के रूप में जाने जाते थे। और गर्म दल के ही थे 3 लोग, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक। तो ये किसी बात के लिए किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते थे। इनका जो था कि हमारा हक है, हम इसे छीनेंगे, ठीक, चाहे वो अच्छे से दो या फिर बुरे से दो। यही वजह था कि कांग्रेस की जो याचना करने की नीति थी इसका इन्होंने विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस एक याचना संस्था है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 50 की तरफ। किस चोल राजा ने लंका सिंहल को सबसे पहले जीता? ठीक है, उत्तर है राज राजा प्रथम। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज राजा प्रथम, ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 51 की तरफ। रासायनिक दृष्टिकोण से वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर ग्लास जो है वो सोडियम सिलिकेट है। अब सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला क्या होगा?
तो Na2SiO3 क्या होगा, Na2SiO3, ये बहुत बार इसका फॉर्मूला पूछा गया डायरेक्ट, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 52 की तरफ। टाइफाइड नामक रोग किससे होता है, तो टाइफाइड नामक जो रोग है वो जीवाणु से होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ठीक है। अब जीवाणु से होता है, तो जीवाणु से जितने भी होने वाले रोग हैं जो हमारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, उनकी व्याख्या मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, कि डीप सीटी कर कूटनी है, ठीक, क्या डीप सीटी कर कूटनी है, ठीक। अब डीप, तो डी से डिप्थीरिया, पी से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, ठीक है। और कर को कहना है काली खांसी, और फिर कू से हो गया कुष्ठ, ठीक है, टी से हो गया, ट से हो गया टाइफाइड, न से हो गया निमोनिया, और ह से हो गया हैजा, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो ट्रिक से याद रखें या फिर डायरेक्ट याद रखें, हमारा उद्देश्य आपके प्रश्न को सही कराना है, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 53 की तरफ। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, उत्तर है संवहन, क्या है, उत्तर है संवहन, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 54 की तरफ। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा, यही तो वजह है कि हम थर्मामीटर में किसको यूज करते हैं, पारा को, और पारा का यूज कहाँ होता है, थर्मामीटर में, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 55 की तरफ। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए अनंत, ठीक है। अगली प्रश्न संख्या 56 की तरफ बढ़ते हैं। धुवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यहां पर जितने भी सोडा हैं उन सबको मैं आपसे रिवाइज करा दूंगा, ठीक। वैसे धुवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो Na2CO3 × 10H2, और वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब जैसे देखिए धुवन सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और इस तरह से इसका क्या हुआ Na2CO3 और उसमें 10H2O जुड़ा हुआ है, ठीक। खाने वाले सोडा का भी पूछता है कभी कभी कि खाने वाले सोडा को क्या कहते हैं, तो उस खाने वाले सोडा को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसका हो जाएगा NaHCO3, क्या हो जाएगा NaHCO3। तो खाने वाला सोडा NaHCO3, धोने वाला सोडा Na2CO3 × 10H2, और एक पूछता है कास्टिक सोडा, ठीक है। तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक है। और एक इसमें ऑप्शन और भी दिख रहा है CaOH का होल ट्वाइस, तो आपने सुना होगा बुझा हुआ चूना या फिर भौखरा चूना जिसको कहते हैं, या फिर इंग्लिश में उसी को स्लैक्ड लाइम कहते हैं, तो वो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 57 की तरफ। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलता है, ठीक है। तो बहुत लोगों का दिमाग जा रहा होगा कि ब्यूटेन ऑप्शन होना चाहिए, ठीक, लेकिन सिगरेट लाइटर के तौर पे यूज होता है किसका, मीथेन का, ठीक। मीथेन का फॉर्मूला क्या हुआ CH4, और ये एथेन ग्रुप का है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या 58 की तरफ। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो अफीम पौधे के फूल से प्राप्त होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 59 की तरफ। डायोड से धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक। तो डायोड से जो धारा है वो एक ही दिशा में चलती है, डायोड लगाते ही इसलिए हैं कि जो करंट है वो एक दिशा में फ्लो करे, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। अगले प्रश्न संख्या 60 की तरफ बढ़ते हैं। समुद्री हवाएं कब बहती हैं, तो समुद्री हवाएं जो हैं वो दिन के समय में बहती हैं। कब बहती हैं, समुद्री हवाएं दिन के समय में बहती हैं। अगला प्रश्न है एजोला क्या है, तो एजोला जो है वो जलीय फर्न है, क्या है, जलीय फर्न है, उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न संख्या 62 की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न संख्या 62 की तरफ बढ़ते हैं। टेनिस कोर्ट ओथ किससे संबंधित है, ठीक है, उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति से, किससे, फ्रांसीसी क्रांति से। अब ध्यान देंगे कि फ्रांसीसी क्रांति हुआ कब था और क्यों हुआ था, तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 यानी 1789 से लेकर 1799 तक हुआ, ठीक। और इसका जो अग्रणी भूमिका जिसने निभाई वो कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट थे, ठीक है। हुआ क्या कि इससे पहले यानी 1789 से पहले
जो फ्रांस था वहाँ पर राजा का शासन था, ठीक। और राजा के शासन होने की वजह से जो लुई 14वां थे, सबका शासन चले आ रहा था, लुई 14वें ने अपने समय में निरंकुशता को बहुत काफ़ी बढ़ा दिया और इस तरह से लोग परेशान होने लगे। निरंकुशता इतनी बढ़ गई कि लुई 14वें ने यह तक कह डाला कि मैं ही राज्य हूँ। और ध्यान देंगे ये बहुत बार पूछा गया कि मैं ही राज्य हूँ किसने कहा है, तो लुई 14वें ने कहा मैं ही राज्य हूँ, और उसने अपने आप को सर्वोपरि मानते हुए जो शब्द वो कह दिया वही कानून बन जाता था। इस कदर वहाँ पर अराजकता बढ़ गई, ठीक, निरंकुशता बढ़ गई। और इसी चीज़ को खत्म करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट आगे बढ़कर आए और इसका परिणाम यह दिखा कि जब फ्रांसीसी क्रांति 1779 ईस्वी में हुई तो 10 साल बाद 1799 में जब यह क्रांति समाप्त होती है तो उस समय तक जो फ्रांस है वहाँ पर अब राजशाही प्रक्रिया हट करके और गणतंत्र की स्थापना हो जाती है, ठीक। तो इस तरीके से बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 63 की तरफ। गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम से कविता किसने लिखा, ठीक है। उत्तर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम से कविता लिखा। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 16 यार्ड हिट किस खेल से संबंधित है, उत्तर है हॉकी। अब हॉकी के बारे में जब बात आई है तो थोड़ा सा फैक्ट्स इसके बारे में जानते हैं। हालांकि हॉकी का इतिहास बड़ा विवादास्पद रहा है, कोई किसी और देश के बारे में बताता है, कोई किसी और देश के बारे में। और हॉकी जो है वो 4000 वर्ष पहले से खेला जाने वाला गेम बताया गया है, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम मिस्र में हुई थी, ठीक। और जब भारत में हॉकी की शुरुआत 2010 से हुई, ठीक, सॉरी, भारत में हॉकी की शुरुआत जो है वो 2010 से 150 साल पहले हुई। तो 2010 से 150 साल पहले अगर हम चले जाएं तो 1910 और उससे पहले 50 साल चले जाएं तो हो जाएगा 1860 के लगभग से। भारत में हॉकी की शुरुआत कब से हुई, 1860 से। हॉकी में टोटल प्लेयर आपको पता है कितने होते हैं, 11 होते हैं। और हॉकी वर्ल्ड लेवल पे, यानी जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है वैसे हॉकी का वर्ल्ड कप शुरू हुआ 1971 से, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 65 की तरफ। यादवेंद्र स्टेडियम कहाँ है, तो यादवेंद्र स्टेडियम है पटियाला में, ठीक है। और पटियाला कहाँ है आप सभी को पता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 66 की तरफ। पुलित्जर पुरस्कार 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कितने अवार्ड जीते हैं, उत्तर है 3 अवार्ड, ठीक है। और पुलित्जर पुरस्कार के बारे में इसलिए जान लेते हैं क्योंकि कभी पूछता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है, नॉर्मली हम याद रखें कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेकिन यह 2-3 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक। तो ध्यान देंगे कि पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई, ठीक। और यह किसने शुरू किया, तो यूएसए जो है उसका यह प्रमुख पुरस्कार माना जाता है, ठीक। यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और संगीत रचना के क्षेत्र में। इसकी स्थापना जो है वो हंगरी मूल के, जैसे हम कहते हैं ना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, तो वैसे ही, यानी कि वो भारत के थे लेकिन अमेरिका में रह रहे हैं, या फिर अमेरिकी मूल के भारतीय वैज्ञानिक तो अमेरिका के थे, मूल जहां लगा वो वहां के थे और अभी यहां हैं, ठीक। तो यहां से देखेंगे कि लिखा हुआ है कि हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने जो जोसेफ पुलित्जर थे उन्हीं के शताब्दी जो जयंती पूरी हुई उस पर शुरू किया गया, किसको, पुलित्जर पुरस्कार देने को, ठीक है। और एक बात और भी ध्यान देंगे कि चूंकि पत्रकारिता या साहित्य या संगीत रचना के क्षेत्र में अगर यह लिखा जाता है तो इसकी संप्रति होती होगी, ठीक। और इसकी संप्रति करने का काम कोलंबिया विश्वविद्यालय करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 67 की तरफ। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, उत्तर है विनोद कुमार यादव, यही अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 68 की तरफ। सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन है, तो सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश अगर कहें तो चीन है, लेकिन अगर दूसरे नंबर पर कोई पूछे तो दूसरे नंबर पर अपना देश भारत है, ठीक है। तो सेकंड कौन है, अपना देश भारत, और पहले नंबर पर कौन है, चीन है। और भारत जो है वो जापान को पीछे छोड़ते हुए
दूसरे नंबर पे पहुंचा है। यानी इससे पहले कौन था? जापान था, लेकिन जापान अभी हमसे पीछे हो गया और हम सेकंड नंबर पे हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 69 की तरफ। हाल ही में कौन से नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम गुवाहाटी में खेले गए हैं? ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम गुवाहाटी में जो खेला गया वो तीसरे नंबर का खेला गया। ठीक, इसमें कुल 6800 यानी 6800 एथलीट्स जो हैं वो भाग ले रहे हैं, जिसमें हिमा दास जो हैं वो मशाल लेकर दौड़ी। ठीक है, और यह हुआ कहाँ? तो गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि हिमा दास जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक इवेंट में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय हैं। ठीक, और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी हो रहे हैं उसमें टोटल 20 तरह के गेम हो रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 70 की तरफ। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ठीक, तो इसकी स्थापना की जाएगी झारखंड में। इसके तहत किया क्या जाएगा कि जो जनजातीय से संबंधित, चाहे उनके रिचुअल्स हों या फिर उनके पहनने की चीज़ें हों या फिर उनके त्यौहार हों या उनसे जुड़े जो तथ्य हैं उनको संजो के रखने का कार्य इस संग्रहालय में किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 71 की तरफ। पवन ऊर्जा के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो पवन ऊर्जा के मामले में भारत है चौथे स्थान पे। तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे पवन ऊर्जा के मामले में चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे जर्मनी और चौथे पे अपना देश भारत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 72 की तरफ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया है? उत्तर है ऋतिक रोशन। ठीक है, ऋतिक रोशन जो है वो बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजे गए। और अब बात जब आई है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1969 में की गई। और 1969 में ही क्यों की गई? क्योंकि जो दादा साहब फाल्के थे उनका शताब्दी जयंती था। ठीक है, और उन्हीं के शताब्दी जयंती पर 1969 से यह राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड शुरू किया गया। ठीक, एक बात और भी ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 17वें समारोह में पहली बार जो अभिनेत्री देविका रानी थी उन्हें मिला था। ठीक, इसके तहत जो पुरस्कार राशि वो 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। इससे पहले अमिताभ बच्चन को और उनसे पहले विनोद खन्ना को यह पुरस्कार यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 73 की तरफ। राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया? तो इस प्रश्न को मैंने डेली डोज में रिपीट किया है, बताया भी है। उत्तर होगा इसका रोमानिया। ठीक है, बढ़िया अगले प्रश्न संख्या 74 की तरफ। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 24 जनवरी। ठीक है, और ये मनाया क्यों जाता है? तो जो बालिका हैं यानी जो लड़कियां हैं उनके उत्थान के लिए ये दिन डेडिकेट किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 75 की तरफ। अजीत जोगी जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया, ठीक, या निधन हो गया, वह पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो जो छत्तीसगढ़ है, ठीक, छत्तीसगढ़ के वह मुख्यमंत्री थे। कौन? अजीत जोगी। और ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सीएम रह चुके हैं और डेथ से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछेगा तो इनसे प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मुफ्त में कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? उत्तर है महाराष्ट्र। और आपको महाराष्ट्र के बारे में मैंने पहले बता चुका है कि वहां के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत लाल कोश्यारी। ठीक है, अगले प्रश्न संख्या 77 की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने हर्बल रोड प्रोजेक्ट लागू किया है? ठीक है, तो हर्बल रोड प्रोजेक्ट लागू किया है उत्तर प्रदेश ने। हर्बल रोड प्रोजेक्ट का मतलब क्या कि इसमें जो सड़क हैं उनके किनारे जो हैं वो औषधीय पौधे या फिर बहुत मात्रा में पौधे लगाए जाएंगे जो कि ग्रीन जोन की तरह कार्य करेगा। अगले प्रश्न संख्या 78 की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में नई डिजिटल करेंसी, यहां है DCEP है, आप उसे सुधार लेंगे, यहां पर है DCEP। ठीक है,
तो आप उसे DCEP कर लेंगे, DCEP लॉन्च की है। तो उत्तर होगा चीन ने। बहुत ही नोक झोंक के बाद चीन ने यह डिजिटल करेंसीज है वो लॉन्च करी। अब DCEP का मतलब क्या है, तो ये DC और ऑब्लिक DC है और ऑब्लिक EP है। इसमें क्या डिजिटल करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की बात है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 79 के तरफ। अगली प्रश्न संख्या 79, राष्ट्रीय बायोफोकल पॉलिसी लागू करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो है वो राष्ट्रीय बायोफोकल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 80 की तरफ। कोविलपट्टी कदलाई मितडी, जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया, का संबंध किस राज्य से? उत्तर है तमिलनाडु से, ठीक है। अब GI टैग के बारे में आप जान लेते हैं कि GI का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। होता क्या है कि इसके तहत उस क्षेत्र के खास, चाहे वो कोई फल हो या फिर कोई मसाला हो या फिर वहाँ लोकल क्षेत्र में लोगों के द्वारा बनाया जाने वाला रेसिपी हो, ठीक है, उसे एक पहचान दिलाया जाता है ताकि वैश्विक स्तर पर उसकी मार्केटिंग की जा सके और उसका कोई कॉपी ना कर सके और उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके, इसलिए यह टैग उस जगह को दिया जाता है। अब इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो भौगोलिक वस्तु का भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 है, उसी के तहत GI टैग का प्रोसेस पारित किया गया। लेकिन यह जो GI टैग है वो 2003 से लागू हुआ, ठीक। और सबसे पहले ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि भारत में सबसे पहले किसको GI टैग मिला? तो सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग का जो चाय है, ठीक, उसे GI टैग प्राप्त हुआ, ठीक है। और GI टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला भारतीय उत्पाद कौन बना? दार्जिलिंग चाय बना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक बार जब GI टैग जिस क्षेत्र को दिया, जिस चीज को दे दिया गया वो हमेशा उसी के लिए रहेगा। सिर्फ और सिर्फ यह वो उस क्षेत्र के लिए या उस वस्तु को 10 वर्ष के लिए वो वैलिडिटी दी जाती है, ठीक है। और 10 वर्ष बाद अगर वो अपनी चीज़ों को मेंटेन करता है तो आगे बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज उसकी जगह पे अगर कोई उसका सब्स्टिट्यूट मिलता है तो उसे वो GI टैग दे दिया जा सकता है। इस वर्ष में टोटल 14 GI टैग अब तक प्रदान किए जा चुके हैं, जिसमें जो भोपाल है वहाँ का कक्कड़नाथ मुर्गा जो है उसे भी GI टैग के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो फिर हम आपसे आगे ध्यान देंगे आपकी आगे रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न बच जाते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको वहाँ व्हाट्सअप नंबर दे दिया करूँगा और वहीं से आपको सॉल्यूशन मैथ्स और रीजनिंग का दे दिया करूँगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो कृपया कॉपी पेन ले करके बैठें और इन सभी चीज़ों को लिख के और रिवाइज करें, क्योंकि ये 100 प्रश्न नहीं है। मैं मानता हूँ कि आपके लिए मैंने 1000 प्रश्न तैयार किए हैं। तो अगर आप इसे पूरा अच्छे से देखते हैं तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स दिला सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में, तब तक ले जय हिंद।